नमस्कार साथियों, सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो एक बार पीछे जाकर क्लास को देखना, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। याद रखना, हम लोग हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक जो था वो था मेवाड़ रियासत के बारे में। मेवाड़ रियासत से संबंधित हमने पीछे कल वाली क्लास में चर्चा की है। उसमें हमने मेवाड़ के घूल राजवंश या सिसोदिया राजवंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़े। किस विद्वान ने कौन सा अपना मत दिया, इनके बारे में पढ़े। फिर हमने इनकी जानकारी प्राप्त की थी कि भाई इसका मेवाड़ के घूल वंश का संस्थापक कौन था, तो इनके बारे में भी पढ़े। वो आदित्य के बारे में पढ़कर आ रहे हम लोग। फिर हमने अगर इनकी बात करें कि राजधानी कौन कौन सी थी प्रमुख, तो इनके राजधानियों के बारे में भी हमने जिक्र किया था। और फिर हमने देखा कि इनके जो अन्य जो शासक है जिनका कोई विवरण नहीं मिलता है, बस नाम मात्र के नाम देते हैं कि ये शासक आए थे, उनके बारे में भी हमने देखा था। मित्रों, आज हमारा जो शासक रहेगा वो अपना शासक रहेगा, और उस शासक का जो नाम है वो नाम है बप्पा राव। शासक का नाम क्या है? बप्पा राव के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सुनो, बप्पा राव की बात करें तो ये शासक बनता है 734 ईस्वी में, और ये शासक रहता है 753 ईस्वी तक। बप्पा राव 734 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है और 753 ईस्वी तक ये मेवाड़ का शासक रहता है। 753 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इन्हीं अगर मैं बप्पा राव के बारे में बात करूं तो याद रखना, बप्पा राव को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसके कहा जाता है? तो बप्पा राव को कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। अब इन्हीं बप्पा राव के बारे में सुनना। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बप्पा राव जब शासक बनता है तो इस क्षेत्र का एक शासक हुआ करता था, मानमोरी मोरी। बप्पा राव जब यहाँ का शासक था तो यहाँ का शासक कौन था? मानमोरी मोरी था। और हरित ऋषि की गाय चराता था बप्पा राव। एक ऋषि हुआ करता था जिनका नाम है हरित ऋषि, और हरित ऋषि की गाय चराता था। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। और मित्रों, शासक बनने के पश्चात इसने मेवाड़ का बहुत ज्यादा उत्थान किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। याद रखना, हरित ऋषि की गाय चराता था। इस बात को याद रखना। फिर अगर इसी में हम बात करें तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से शासक बना। आशीर्वाद से मानमोरी मौर्य को मारकर शासक बना। मारकर मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का क्या बना था? शासक बना था। मित्रों, इसी मानमोरी मौर्य के बप्पा राव के बारे में आपको आगे ध्यान देना है। बप्पा राव के द्वारा तो राजधानी स्थापित की जाती है। राजधानी तो मेवाड़ की राजधानी याद रखना, नागदा को बनाया था। किसको बनाया था? नागदा को बनाया। जो मेवाड़ की राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? नागदा को बनाया था। और नागदा इसकी मेवाड़ की पहली राजधानी थी, इस बात को भी आप याद रख लेना। फिर इसी बप्पा राव के बारे में आगे ध्यान रखना। बप्पा राव के बारे में उल्लेख मिलता है कि मित्रों एक शिलालेख है, आड़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? आड़ शिलालेख।
इस आहार के शिलालेख में जानकारी मिलती है कि बप्पा राउल को मेवाड़ का मुक्तमणि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ का मुक्तमणि किस शासक को कहा जाता है, तो बप्पा राउल को कहा जाता है। इस बात को भी आप याद ही रख लेना। इसमें मैं कहूंगा कि मेवाड़ का मुक्तमणि, बप्पा राउल को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मुक्तमणि कहा जाता है। मुकुट मणि, बप्पा राउल को मेवाड़ का मुक्तमणि कहा जाता है। ये आपके याद रखना, आहार के शिलालेख में कहा जाता है। फिर मित्रों इसी बप्पा राउल के द्वारा जानकारी मिलती है कि बप्पा राउल ने अपने शासनकाल में और क्या किया, तो याद रखना सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए थे वो बप्पा राउल के द्वारा चलाए गए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए, सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलाए गए थे ना वो बप्पा राउल के द्वारा चलाए गए थे। इस बात को याद रखना है। फिर मित्रों ये जो सोने के जो सिक्के थे ना, इन पर जो आकृति बनी हुई थी, आकृति तो वो थी सूर्य की। वो आकृति किसकी थी, सूर्य की थी। इसीलिए तो मेवाड़ के अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इस बात को भी याद रखना, ये प्रमाण है। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जाए, क्या पता प्रश्न आपसे पूछ ले जाए कि इन सिक्कों का वजन कितना था, तो मित्रों 115 ग्रेन या 116 ग्रेन था। सिक्कों का वजन कितना था, तो 115 ग्रेन या 116 ग्रेन। इस बात को भी याद रखना है। फिर मित्रों इसी बप्पा राउल के बारे में आपको आगे ध्यान रखना है। बप्पा राउल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है ना। इसमें मैं लाइन नोट करूंगा कि बप्पा राउल के द्वारा, बप्पा राउल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इस बात को भी याद रखना, बप्पा राउल के द्वारा निर्माण किसका करवाया गया है, तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी आप याद करने की कोशिश करना। अब आगे ध्यान देना इस बप्पा राउल के बारे में। मित्रों इसी बप्पा राउल से आपको आगे की जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी में ये मिलता है कि बप्पा राउल के द्वारा एक शहर की स्थापना की जाती है। बप्पा राउल के द्वारा एक शहर की स्थापना की जाती है और शहर का नाम था रावलपिंडी शहर। क्या नाम था, रावलपिंडी। लेकिन बंटवारे के समय वर्तमान में जो अपना जो ये रावलपिंडी है ना, ये पाकिस्तान में चला गया था। तो इसकी स्थापना बप्पा राउल के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आप याद रख लेना है। इसे मैं नोट कर दूंगा कि रावलपिंडी शहर की स्थापना, रावलपिंडी शहर की स्थापना की किसके द्वारा की गई है, तो बप्पा राउल के द्वारा रावलपिंडी शहर की क्या की गई है, स्थापना की जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर मित्रों इसी बप्पा राउल के बारे में आगे चलकर जानकारी ये मिलती है कि जो बप्पा राउल था उसको मेवाड़ का मुक्तमणि वगैरह कहा जाता है। उसको तो हमने पढ़ भी लिया है। फिर इसी बप्पा राउल के बारे में आपको आगे याद ये रखना है कि बप्पा राउल की जो मृत्यु होती है वो 753 ईस्वी में होती है। बप्पा राउल की जो मृत्यु होती है वो 753 ईस्वी में होती है। और बप्पा राउल की जो समाधि बनी हुई है वो समाधि आपके नागदा में बनी हुई है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना है। बप्पा राउल की जो समाधि बनी हुई है वो कहां बनी हुई है, ये नागदा में बनी हुई है। इस बात को ध्यान रखना है। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये शासक बनता है। इस बात को भी याद रखना है। अगर बप्पा राउल के बारे में बात करें उपाधि की, बप्पा राउल के बारे में अगर बात करें उपाधि की, तो मित्रों याद रखना उपाधि थी इसकी कालभोज की। उपाधि कौन सी थी, कालभोज। तो कालभोज की उपाधि थी और कालशोक की उपाधि भी थी। कालभोज या कालशोक की उपाधि थी और नाम इनका क्या था, बप्पा राउल। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि
नाम इसका क्या था, काल भोज था, और उपाधि क्या थी, बप्पा राउल की थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नाम बप्पा राउल था, उपाधि क्या थी, काल भोज थी। तो उपाधि काल भोज थी, नाम इसका बप्पा राउल था। फिर अगर बात करें मृत्यु की, मृत्यु तो 753 ईस्वी में। अगर बात करें छतरी, तो छतरी में याद रखना, इनकी जो छतरी बनी हुई है वो नागदा में बनी हुई है, नागदा में बनी हुई है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अब इस बप्पा राउल के बारे में एक बार नीचे देखना, बप्पा राउल के बारे में दोबारा देखना। मेवाड़ रियासत पढ़ रहे, मेवाड़ का वह शासक पढ़ रहे हैं जो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। बप्पा राउल जो था मित्रों, हरित ऋषि की गाय चराता था। इस बात का भी याद रखना है। इन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ का शासक बनता है। मानमुरी मौर्य को मारकर शासक बनता है, इस बात को भी याद रखना है। इन्होंने जो राजधानी स्थापित की थी मित्रों, वो नागदा को बनाया था। और सर्वप्रथम इन्होंने क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। उन सोने के सिक्कों पर जो आकृति थी वो सूर्य की थी। इनका वजन 115 या 116 ग्राम बताया जाता है। बप्पा राउल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और एकलिंग जी के जो मंदिर का निर्माण करवाया वो कैलाशपुरी गांव में करवाया था, कैलाशपुरी गांव, ये नागदा उदयपुर में पड़ता है। और नागदा में सास बहू का मंदिर, आपको पता ही है, प्रसिद्ध मंदिर है सास बहू का मंदिर। फिर इसी के बारे में मैंने बताया कि रावलपिंडी शहर की स्थापना की थी। इनकी जो मृत्यु है वो 753 ईस्वी में होती है और इनकी छतरी नागदा में बनी हुई है। फिर मित्रों एक चीज बताऊं आपको कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मेवाड़ का मुकुटमणि किस शासक को कहा जाता है, तो ध्यान रखना मेवाड़ का मुकुटमणि बप्पा राउल को कहा जाता है। लेकिन हार शिलालेख के अनुसार, हर शिलालेख के अनुसार बप्पा राउल को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। अब यही मैं क्वेश्चन मेरा चेंज है थोड़ा सा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ किस दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, किस दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, तो सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है उसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है, मुकुटमणि कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब इसके बाद में अगला जो शासक है मित्रों, कुछ समय पश्चात ऐसा बताया जाता है कि एक शासक बनता है और उस शासक का जो नाम है वो नाम है उसका अल्लट, राजा अल्लट। इस अल्लट के बारे में सुनो, अल्लट क्या कहना चाह रहा है, क्या है ये जो शासक है ना, ये 10वीं शताब्दी में बनता है। कब बनता है, 10वीं सदी में बना। अल्लट शासक कब बनता है, अल्लट शासक बनता है आपका 10वीं शताब्दी में। अब इस अल्लट के बारे में सुनो। सबसे पहले इस अल्लट के बारे में याद ये रखना है, ये शासक बनता है और शासक बनने के पश्चात याद रखना राजधानी स्थापित की, राजधानी स्थापित की। यानी ये जो राजधानी है ना, ये राजधानी अभी मान लो कि नागदा है, बप्पा राउल के द्वारा क्या बनाई गई है, नागदा। नागदा को तो कर दिया गया कैंसल। अल्लट के द्वारा राजधानी यानी मेवाड़ की राजधानी बनाई गई थी आहड़। कौन सी बनाई गई थी, आहड़ को राजधानी बनाया था। इसको आप याद रख लेना है। देखो नागदा राजधानी थी लेकिन नागदा को कैंसिल कर देता है, उसकी जगह कौन सी तैयार करता है, आहड़ को स्थापित करता है। लेकिन नागदा जो राजधानी बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, बप्पा राउल के द्वारा। और आहड़ जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसमें आपको याद रखना ये बनाई गई है अल्लट के द्वारा। मैं सीधी आहड़ लिख देता हूं, आहड़। फिर मित्रों इसी अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है कि अल्लट पहला शासक था मेवाड़ का जिन्होंने नौकरशाही का प्रचलन करवाया था। इस बात को भी ध्यान से सुन लेना कि इन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन करवाया। नौकरशाही का क्या किया, प्रचलन करवाया था। तो नौकरशाही की जो शुरुआत की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, आपके अल्लट के द्वारा की जाती है। इस बात को याद रखना। इसने सर्वप्रथम नौकरशाही की क्या की थी, शुरुआत की थी। आगे बात समझ में, तो ये था आपका अल्लट।
इस अल्लट के बारे में आपको एक चीज और याद रखना, नौकरशाही का मतलब होता है दरबार में पद रखना, दरबार में अपने मंत्रिमंडल रखना, पहला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनापति, ठीक है ना, उप सेनापति, इस प्रकार से इसके दरबार में क्या थे, पद थे, मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो सर्वप्रथम अगर किसी शासक ने नौकरशाही का प्रचलन करवाया था तो वो आपका कौन था, अल्लट था। फिर मित्रों इसी अल्लट के बारे में आपको आगे याद ये रखना है, अल्लट के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अल्लट के द्वारा क्या किया जाता है, एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसमें मैं लिख सकता हूं, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया, तो अल्लट ने करवाया था अंबिका माता के मंदिर का निर्माण। फिर अगर बात करें उपाधि की, तो मित्रों इसमें उपाधि में ये एक चीज याद रखनी है, अल्लट जो होते हैं ना, अल्लट को आलू रावल के नाम से जाना जाता है। आलू रावल, अल्लट को किस नाम से जाना जाता है, तो आलू रावल के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। अब इस अल्लट के बारे में जो खास बात है वो सुनो मित्रों, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कल पिछले वाली क्लास में, कि मध्य एशिया की एक जाति थी हूण जाति। कौन सी जाति, हूण जाति। और हूण जाति एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी, वो लोगों को लूटने का काम किया करती थी, बस लोगों को लूट लिया और चले गए। तो मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि हूण जाति की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी लड़की थी हूणों की, और नाम था हरिया देवी। नाम क्या था उसका, हरिया देवी। हरिया देवी और अल्लट दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, ये भी तैयारी किया करते थे। कुछ दिन पढ़े दोनों, और कुछ दिन के बाद में पढ़ाई इन्होंने बंद कर दी। और पढ़ाई बंद करने का कारण क्या पता आपको, समझ गए होंगे आप, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना, उल्लेख मिलता है कि हूण जाति की जो राजकुमारी थी ना, राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था किसने, अल्लट ने। हूण जो थे ये विदेशी थे, मध्य एशिया की जाति थी। तो एक चीज आपको याद ये करनी है कि अल्लट पहला शासक था जिन्होंने प्रथम विदेशी विवाह समझौता किया था। अल्लट राजस्थान के इतिहास का प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, विदेशी विवाह समझौता किया था। याद रख लेना। देखो ये अल्लट है, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी विदेशी विवाह किया है, लेकिन वो अपने भारत के संदर्भ की बात, अगर राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो अल्लट ही पहला व्यक्ति है जो बाहर से लड़की लेकर आया था। हरिया देवी को लेकर आया था। ये वो हूण थे जिनके लोग नाम से ही कांपते थे, और ये अल्लट है जिनकी लड़की को ले आया। तो टैलेंट का बंधन दम का, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अल्लट के बारे में इतनी सी बात याद रखनी है कि इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, अल्लट के द्वारा ये जो राजधानी है ना, ये आर्स स्थापित की जाती है। इन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन करवाया था, इस बात को आप याद करना। इसी के द्वारा अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इस बात को भी याद रखना। अगर उपाधि की मैं बात करूं तो मित्रों उसको आलू रावल के नाम से जाना जाता है। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। क्या किया, विवाह किया। यह पहला विदेशी विवाह समझौता था। यह पहला विदेशी विवाह समझौता था। इस बात को याद रखना है। तो ये थे अपने अल्लट। इस अल्लट के बारे में इतनी सी बात है। फिर मित्रों अगला जो शासक है, इस अगले शासक के बारे में आपको ध्यान देना है। कुछ ज्यादा इसमें खास बात नहीं है, बस थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है। मित्रों एक शासक का नाम है रण सिंह। शासक का नाम क्या है, रण सिंह।
इस रणसिंह के बारे में आपको बात याद क्या करनी है। देखो जब रणसिंह शासक बने थे ना, तब मेवाड़ दो भागों में बंट गया था। रणसिंह जब शासक बने तो मेवाड़ क्या हो गया, दो भागों में बंट गया था। एक अलग भाग हो गया, दूसरा अलग भाग हो गया। इसमें सबसे पहले लाइन लिखेंगे कि इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में मेवाड़ दो भागों में विभाजित हुआ, दो भागों में विभाजित हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। देखो दो भागों में विभाजित कैसे हुआ, तो मित्रों इसमें उल्लेख मिलता है कि इसके जो पुत्र थे ना, दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। किसके थे दो पुत्र, रणसिंह के। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह, पुत्र का नाम क्या है, क्षेम सिंह। एक पुत्र का नाम है राहत है या राहत, क्षेम सिंह और राहत। ये जो क्षेम सिंह का ये था बड़ा पुत्र, और राहत जो था ये था छोटा पुत्र। याद रखना। फिर इस क्षेम सिंह के द्वारा एक उपाधि दान की जाती है, उपाधि। तो मित्रों उपाधि दान की थी रावल की। कौन सी उपाधि दान की जाती है, रावल की उपाधि दान की जाती है। और राहत के द्वारा जो उपाधि दान की जाती है वो राणा की उपाधि दान की जाती है, राणा की उपाधि धारण की। आगे बात समझ में। पर यहीं पर जानकारी मिलती है कि सिसोदा नामक ठिकाना बसाया, सिसोदा नामक ठिकाने की स्थापना की। कौन सी, सिसोदा नामक ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो राग के द्वारा किया जाता है। याद रखना मित्रों, जो राजतंत्र में जो राजतंत्र की मैं बात करूं तो इसमें आपको याद ये रखना कि शासक का जो युवराज पुत्र कार्य किया करता था, बड़ा जो पुत्र होता है युवराज, सब कुछ उसको मिलता था, छोटे वाले को कुछ नहीं मिलता था। रात ने सोचा कि भैया चैन सिंह भाई साहब को तो बहुत कुछ मिलेगा, बड़े भाई को तो बहुत कुछ मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसने क्या किया, एक ठिकाने की स्थापना की कि मैं भी शासक बनूंगा। तो ये सिसोदा का शासक बनता है यहीं से, ठीक है ना। तो इसने राणा की उपाधि दान की है। तो राणा की उपाधि दान करने वाला, अगर मैं बात करूं कि मेवाड़ का पहला शासक कौन था, देखो मित्रों यहीं से राप नहीं होगा। इसने राणा की उपाधि धारण जरूर की है, लेकिन मेवाड़ पर मूल रूप से नहीं लगा पाया। ये मेवाड़ पर आगे शासक आएगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे। रावल की उपाधि दान करने वाला चैन सिंह था। तो इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन सा आपका, रणसिंह का शासनकाल। फिर इसी रणसिंह के शासनकाल की मैं अगर चर्चा करूं तो आपको ध्यान देना है, ये जो आपका चैन सिंह है, इस चैन सिंह के भी दो पुत्र थे। चैन सिंह के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तो मित्रों एक शासक का नाम था सामंत सिंह। इसका जो पुत्र था ना, ये चैन सिंह का पुत्र है। और एक का नाम था कुमार सिंह। एक का नाम क्या है, एक का नाम हो गया आपका सामंत सिंह और एक का नाम हो गया कुमार सिंह। अब इन दोनों में देखना, चैन सिंह की मृत्यु के पश्चात जो शासक बना वो कौन बना, आपका सामंत सिंह बना। चैन सिंह की मृत्यु के पश्चात जो शासक बना वो कौन बना, तो सामंत सिंह बना। इस सामंत सिंह के बारे में आपको याद रखना है मित्रों, जब मेवाड़ का शासक सामंत सिंह था ना, तब ऐसा बताया जाता है कि जालौर का शासक था कित्तू चौहान, जिसे कीर्तिपाल चौहान कहते हैं ना, कीर्तिपाल चौहान।
तो कीर्तिपाल चौहान कहां का राजा था? जालोर का। कित्तू है महान राजा की संज्ञा दी गई है उन्होंने उनको। तो याद रखना, सामंत जब शासक था मेवाड़ का, उस समय जालोर का शासक था कित्तू चौहान। जालोर की स्थापना कित्तू चौहान के द्वारा की गई है। और कित्तू चौहान ने आक्रमण किस पर किया? सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया और सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया। इस बात को याद रखना है कि सामंत सिंह की मैं बात करूं तो जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया और सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया। अब देखो, बस इतनी औकात थी सामंत सिंह कित्तू चौहान के सामने। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद में बचा कौन? कुमार सिंह। तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय पश्चात अपने शक्तियों में वृद्धि करते हुए वापिस मेवाड़ को प्राप्त कर लेता है कौन? कुमार सिंह। इस बात को भी याद रखना है। इसे मैं नोट करूंगा कि कुछ समय पश्चात कित्तू चौहान से मेवाड़, या नीचे लिख रहा हूं मैं, मेवाड़ वापिस छीन लिया। ऐसे होते हैं शासक, बहादुर देखो बंदे की, वापिस मेवाड़ छीन लेता है ये कित्तू चौहान से, ठीक है ना। कुमार सिंह की बाद में आगे जो शासक बनेगा वो बनेगा मित्रों कुमार सिंह का पुत्र जेतर सिंह। उस जेतर सिंह के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब एक बार हम पुनः देखते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है, तो इसमें याद रखना है, सबसे पहले बप्पा रावल के बारे में पढ़ा है, 2-3 बार हम देख चुके हैं, बढ़िया तरीके से याद है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर मित्रों इस अलट के बारे में पढ़ा, तो अलट के बारे में मैंने क्या कहा कि 10वीं शताब्दी में क्या बनता है? 10वीं शताब्दी में शासक बनता है। कब बनता है? 10वीं शताब्दी में शासक बनता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। और राजधानी जो बनाई थी वो आड़ को बनाई थी। सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन करवाया, इस बात को भी याद रखना। अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। राजकुमारी हरिया देवी जो हूं जाति की राजकुमारी थी, विदेशी थी, उनके साथ क्या किया था? विवाह किया था। और ये राजस्थान के इतिहास का अपना पहला विवाह समझौता था, इसको भी याद रखना। फिर ये शासक बनता है आपका रण सिंह। रण सिंह के इसके शासनकाल में मेवाड़ 2 भागों में विभाजित हो गया था। किससे हो गया था? बड़े पुत्र का नाम चैन सिंह, उपाधि दान की थी राहुल की। छोटे पुत्र का नाम राहत या राप सिंह या राहत, इसलिए ये छोटा पुत्र था। राणा की उपाधि दान की तथा सिसोदा नामक एक ठिकाने की स्थापना की। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि चैन सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो चैन सिंह का बड़ा पुत्र सामंत सिंह बनता है। और सामंत सिंह जब शासक बनता है तब जालोर के कित्तू चौहान ने आक्रमण किया मेवाड़ पर और मेवाड़ छीन लिया सामंत सिंह से। तो कुछ समय के पश्चात सामंत सिंह का जो छोटा भाई था, कौन सा भाई था? छोटा भाई। और छोटे भाई का जो नाम था वो था कुमार सिंह। और कुमार सिंह ने क्या किया? कुछ समय पश्चात अपनी शक्तियों में वृद्धि करते हुए मेवाड़ वापिस छीन लिया। किससे छीन लिया? कित्तू चौहान से वापिस मेवाड़ छीन लिया। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो मित्रों ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी क्लास? आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। बाकी पढ़ेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।